टुडे इज द सेकेंड क्लास ऑफ आवर इकोनॉमिक्स। पहले क्लास में आपने इकोनॉमिक्स में मैंने आपको क्या बता दिया था, इकोनॉमिक्स के टर्म के बारे में। इकोनॉमिक्स जो कौन सा वर्ड है सर, ग्रीक वर्ड है इकोनॉमिया, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड। फिर इकोनॉमिक्स के बहुत सारे टर्म्स किए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरे इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन वाइज पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, पूरा का पूरा चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों ने वहाँ पर कुछ टर्म्स को पकड़े थे, जिससे हम लोगों ने पढ़ाया स्केर्सिटी, डिजायर क्या होता है, फिर मैंने बताया आपको वांट्स क्या होता है, फिर मैंने बताया यूटिलिटी क्या होता है, फिर मैंने बताया डिमांड क्या होता है। फिर डिमांड को पकड़ के मैंने और कुछ टाना। डिमांड में हम लोगों ने पढ़ा क्या ऐसा फैक्टर ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, कौन से फैक्टर से क्या एजम्पशन है। फिर यूटिलिटी को लेकर टोटल यूटिलिटी हम लोग पढ़ाया, आपको मार्जिनल पढ़ाया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल को एक्सप्लेन हम लोगों ने किया वहाँ पर। फिर हम लोगों ने आपको कंपेरेटिव और सब्स्टिट्यूट्स के बारे में बताया मैंने आपको। फिर चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड के बारे में बताया। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इकोनॉमिक्स का कितने टाइप्स होते हैं, इकोनॉमिक्स कैसे तरीके से किया गया, इकोनॉमिक्स क्यों है, क्या क्या डेफिनेशन लोगों ने दिया इकोनॉमिक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स साइंस है, इकोनॉमिक्स आर्ट है कि इकोनॉमिक्स कॉमर्स है, क्या है इकोनॉमिक्स। आज इकोनॉमिक्स का पूरा चीड़-फाड़ करेंगे। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने वाले, इसका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के बारे में पूरा जांच करेंगे, पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर इवैल्यूएशन ऑफ इकोनॉमिकल थॉट, इकोनॉमिकल थॉट के बारे में, इकोनॉमिक्स का क्या इवैल्यूएशन करेंगे, उसके हर एक प्रोस्पेक्टिस के बारे में हम लोग डिस्कशन डिटेल में करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है सब मेजर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ये आपको याद होना चाहिए कि एक या दो एमसीक्यू श्योर आएगा। क्या बोलेगा सर, इकोनॉमिक्स क्या है सर, साइंस है, इकोनॉमिक्स इज ए साइंस। वेल्थ डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स को एक वेल्थ का, वेल्थ संपत्ति, मेरी पूंजी, इकोनॉमिक्स इज अ वेल्थ। किसने कहा था, एडम स्मिथ ने। हु इज एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। किसने, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के पिता जिसका नाम है एडम स्मिथ, उसने कहा था इकोनॉमिक्स क्या है सर, वेल्थ है, इकोनॉमिक्स इज अ वेल्थ। किसने कहा था, एडम स्मिथ ने। फिर वेलफेयर डेफिनेशन, सर इसने कहा कि इकोनॉमिक्स एक पूंजी है, संपत्ति है, मेरा वेल्थ है, साइंस ऑफ वेल्थ। क्या इकोनॉमिक्स खाली वेल्थ है, इकोनॉमिक्स को वेल्थ कहना क्या प्रॉपर डेफिनेशन है। तब एल्फ्रेड मार्शल, ये भी एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने बहुत से लॉ ऑफ डिमांड से बताया था, डिमांड के बारे में इसने बताया, फैक्टर ऑफ डिमांड इसने बताया, प्रोडक्शन, इकोनॉमिक्स से बहुत सारे चीजों का जो के बारे में लोगों को बताया गया, वो एल्फ्रेड मार्शल ने बताया। ये भी बहुत बड़े इकोनॉमिक्स कहा जा सकते हैं। इन्होंने क्या बोला कि सर इसको इकोनॉमिक्स को खाली वेल्थ पकड़ना, ये पूंजी एक संपत्ति है, वो गलत है। इकोनॉमिक्स इज नॉट अ ओनली वेल्थ, इकोनॉमिक्स इज अ वेल्थ, बट इकोनॉमिक्स इज नॉट ओनली वेल्थ, इट इज अ वेलफेयर। ये समाज का भर, ये ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में ना। इट इज नॉट अ प्योर साइंस, इट इज अ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, समाज के बारे में। तो इकोनॉमिक्स को मैं अगर पूरा का पूरा वेल्थ संपत्ति बोल दूंगा, जहां खाली मुनाफे के बारे में सोचा जाए, गलत है। ये किसके लिए सर, वेलफेयर के लिए, समाज का भला करने के लिए। क्योंकि क्या हम यहाँ क्या पढ़े लोग, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, हाँ, और रिसोर्सेज आर लिमिटेड। हाउ वी सेटिस्फाइड our unlimited wants with limited resources, this problem are solved with the help of economics। तो इकोनॉमिक्स एक वेलफेयर है, समाज का भला करने के लिए। तो इसने कहा सर ये भले के लिए है, वेलफेयर है, सोसाइटी के लिए। तब रॉबिन्सन आए, उन्होंने बोला नहीं भैया आप भी कुछ गलत बोले, आपने पूरा बात नहीं बोला, इकोनॉमिक्स को आपने इसने साइंस बोला, तो आपने बोला साइंस में इसको वेलफेयर बोलो, समाज का भला बोलो, पकड़ लिया। फिर रॉबिन्सन ने बोला इकोनॉमिक्स में तो पहला इकोनॉमिक्स का जन्म ही क्यों हुआ सर, स्केर्सिटी के कारण। अगर मान लो जिसका सारा डिमांड पूरा हो जाए, सारी इच्छाएं पूरी हो जाए, सब पैसा अगर उसके पास रहे, कोई कमी ना हो, क्या इकोनॉमिक्स आएगा। इकोनॉमिक्स का जन्म कब हुआ सर, सर ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई द वांट्स आर लिमिटेड, तभी इकोनॉमिक्स जन्म हुआ, नहीं तो इकोनॉमिक्स जन्म होता ही नहीं। इकोनॉमिक्स किसके लिए सर, मिडिल क्लास फैमिली के लिए। मिडिल क्लास फैमिली का क्या मार, ना तो वो गरीब कहला सकता है, गरीब भिखारी का कुछ नहीं है, भूखा नंगा है, वो बोल सकता है। हाँ, अमीर के पास सब कुछ है करने के लिए, मिडिल क्लास फंस जाता है, उसको अपना सोसाइटी को मेंटेन भी करना है, उसमें फालतू खर्चा भी करना पड़ेगा उसको लेकर, और ऊपर से वो गरीब बन के रह नहीं सकता, और अमीरों बनने उसका औकात नहीं है, तो वो पूरा किसे फंसता है इकोनॉमिक्स में। तो सर स्केर्सिटी तो प्रॉब्लम है ना, और पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स को बता रहा है स्केर्सिटी के बारे में। हाउ वी सॉल्व आवर स्केर्सिटी प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स। तो स्केर्सिटी को सॉल्व कौन कर रहा है, इकोनॉमिक्स। तो ये कैसे स्केर्सिटी है। फिर इसने बोला सर सब कुछ तो ठीक बोल दिया आपने, तब सैमुअल नाम क्या बंदे आया, उसने क्या बोला, इसने बोला सर ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं पकड़े, आप केवल संपत्ति है, केवल समाज का भला है, इस केवल कमी है पकड़ लिए। क्या इकोनॉमिक्स से ग्रोथ नहीं होता, होता है सर, देश का धीरे धीरे ग्रोथ करने में। सर इकोनॉमिक्स के जब तुम बोला इकोनॉमिक, याद रखना बेटा, देश का इकोनॉमी बोलता है, देश का इकोनॉमी क्या हाल है, इकोनॉमी होता है देश की स्थिति।
जो देश डेवलप्ड है मतलब उसका इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छा है, जो देश अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग है उसका इकोनॉमिकल कंडीशन का, इकोनॉमिकल मतलब सर देश के बारे में। तो ये इकोनॉमिक्स जो है ये ग्रोथ ओरिएंटेड है कि नहीं है, धीरे 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 ग्रोथ करता है। तो सर आपने ग्रोथ को छोड़ दिया तो इसने क्या बोला, ग्रोथ है। तो 4 याद रखना, एग्जाम में पूछता है। स्केर्सिटी का डेफिनेशन किसने दिया था सर, रॉबिन्सन ने। ग्रोथ के बारे में किसने बोला था, सर सैमुअल्सन ने। सर वेलफेयर के बारे में किसने बोला था, एल्फ्रेड मार्शल ने। सर वेल्थ के बारे में किसने बोला था, एडम स्मिथ। ये सारे डेफिनेशन इकोनॉमिक्स के। इसके बाद सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर में जाऊंगा तो इकोनॉमिक्स 2 टाइप का होता है। एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। There are 2 types of economics. First is known as a microeconomics, second is known as a macroeconomics. सब माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब होता है इंडिविजुअल, मैक्रो का मतलब होता है होल सोसाइटी, नेशन, ग्लोब, कल्चर, ग्रुप्स, किसी को बोल दो। सर यहाँ पर एक बंदा नहीं खड़ा है, माइक्रो में केवल एक बंदा। एग्जांपल मैं पूछूं कि सर आपका जो किसी का डिमांड और इसका डिमांड सेम होगा, कोई सामान हो सकता है इसको ज़्यादा जरूरत हो, उस सामान का इसको जरूरत ही ना हो, उस सामान के लिए ये 5,000 रुपये देने की रेडी है, उस सामान के लिए 2 रुपया देने की रेडी नहीं है, हो सकता है कि उसका डिमांड नहीं है। डिमांड वैरी करता है सर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, हर इंसान से। एग्जाम्पल नॉनवेज का पकड़, नॉनवेज के लिए अगर अभी कल से ऑफर मिल जाए, अगर नॉनवेज का अगर ऑर्डर ऑफर मिल जाए कि क्या नाम है 50% ऑफ, 100 का बिरयानी क्या नाम 50 में, तो सारे नॉन वेजिटेरियन कूद कूद पड़ेंगे खाने के लिए। लेकिन वेजिटेरियन को फर्क पड़ेगा उससे, मेरे लिए 50 दो चाहे 5 में दो, हम तो फिर भी नहीं खा पाएगा। तो सर ये क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड डिपेंड करता है वेरी टू वेरी, पर्सन टू पर्सन। पूरा डिमांड जो होता है वो हर इंसान का अलग अलग होता है। यहाँ पर हम जो भी पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, वो हम इंडिविजुअल प्रोस्पेक्टिव पढ़ेंगे। और जहाँ हम मैक्रो का बात करेंगे, यहाँ पर वो दुकानदार लोग आते हैं जो सामान सेल करते हैं। जैसे मैंने पढ़ाया था आपको जीन्स, क्रैक जीन्स पसंद चल रहा है, ट्रेंड में चल रहा है। क्यों सर, क्योंकि मैक्सिमम लोग उसको डिमांड कर रहे हैं, एवरी पर्सन नॉट लाइक। तो यहाँ जो मैक्रो बात करता है ये होल को देखता है कि मेजोरिटी कहाँ जा रही है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स कोई नेशन, कोई कल्चर, कोई सोसाइटी, कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, इसको जो डील करता है वो कौन करता है सर, मैक्रो इकोनॉमिक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ आया मेरे को क्या बोलना है? मैं ओवरऑल पूरे टॉपिक को दे दिया एक बार आपको। अब चालू करते हैं डिटेल में एक एक करके पढ़ने को। पढ़े चलिए, सबसे पहले देखिएगा मैं डाल रहा हूँ, ठीक है? ये बता दूँ, ये वाला अगर हो गया होगा तो फिर मैं एक एक करके आपको चालू करूँगा बताने के लिए। वो तो अब मैं जो बुलेट पॉइंट लिखूंगा वो पॉइंट लिखते जाइएगा, ठीक है? ये सारे पॉइंट से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं पढ़ा रहा हूँ, सुनिएगा। जो बात तो मैं सुनाऊंगा और जो लिखने का वो बोलूंगा लिखने के लिए। सुनिए, बोला इंट्रोडक्शन, मतलब पूरा पढ़ेंगे शुरू से लास्ट तक वर्ड। सर इकोनॉमिक्स इज ऑफ्टन रिगार्डेड एज द क्वीन ऑफ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स क्या है सर? इकोनॉमिक्स क्या है? सोशल साइंस है। एग्जाम में पूछेगा इकोनॉमिक्स क्या प्योर साइंस है? नहीं, इकोनॉमिक्स इज नॉट अ प्योर साइंस, इट इज अ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स इज सोशल साइंस। पहला पॉइंट क्या मिला बेटा? इकोनॉमिक्स क्या है सर? सोशल, सामाजिक विज्ञान है। कौन सा विज्ञान है? सामाजिक विज्ञान। ये कोई केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, हाँ ये सब नहीं है, ये सोशल साइंस। इसमें कौन आता है? सोसाइटी का लोग आता है, ह्यूमन पीपल आता है। समाज की लोग की सोच कैसा है, सामाजिक लोग कैसा है, उनका डिमांड क्या है, उनका नीड्स क्या है, उनका वांट्स क्या। मतलब यहाँ पर हम लोग किसके बारे में सोच रहे हैं? सोसाइटी के बारे में। तो यहाँ पर जो भी डील होगा, जो भी बात होगा, कौन सा बात होगा? वो समाज से रिलेटेड होगा, समाज से अलग बात यहाँ पे नहीं किया जाएगा। तो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस।
बोल रहा है इट हैज एक्वायर्ड अ प्लेस ऑफ unprecedented important in recent year in view of the fact that it is explained some of the very important issue faced by an individual as well as a society. It is the essential and the appropriate as a starting point of known as economics in all about what the subject matter of the economics is. In fact, every science is concerned with a particular subject. Though the biology is concerned with the biological issue, बायोलॉजी किसके लिए है, बायोलॉजिकल इशू, फिजिक्स किसके लिए है सर, एलिमेंट्स के बारे में, केमिस्ट्री सर केमिकल के बारे में, वैसे ही इकोनॉमिक्स किसके बारे में सर, समाज के बारे में, इसीलिए इसको हम क्या बोला, इट इज अ सोशल साइंस। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स एज अ सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स एज अ सोशल साइंस इज concerned with economic questions. Economics as a social science is concerned with economic questions. It seeks to explain systematically a large variety of questions pertaining to economic behavior of individual, the society and the economy. सिंपल से क्या लिखा मैंने, इकोनॉमिक्स क्या है बेटा, इकोनॉमिक्स एज अ सोशल साइंस is concerned with the economic questions. It seeks to explain the systematically a large variety of questions pertaining in the economic behavior of individual, the society and the economy. सिंपल सा बात बोल रहा है सर, इकोनॉमिक एक सामाजिक विज्ञान है जो क्या कंसर्न कर रहा है, इकोनॉमिक्स क्वेश्चन। इकोनॉमिक क्वेश्चन मतलब समाज के जो रिलेटेड इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करता है। इट सीक टू एक्सप्लेन द सिस्टमैटिकली, एक सिस्टमैटिकली एक तरीके से लार्ज वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पर्टेनिंग द इकोनॉमिकल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, द सोसाइटी एंड द इकोनॉमी, तीनों के बारे में। इंडिविजुअल क्या सोचता है, कैसे रिएक्ट करता है, और सोसाइटी कैसे रिएक्ट करता है, और पूरा इकोनॉमी कैसे रिएक्ट करता है, उसको बताने को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। क्या कोई दिक्कत? क्वेश्चन पर्टेनिंग टू इकोनॉमिक बिहेवियर। बड़े कोई दिक्कत यहाँ तक? इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है और इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन ही है। इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है जो कंसर्न कर रहा है इकोनॉमिकल क्वेश्चंस को। इट सीक टू एक्सप्लेन द सिस्टमैटिकली अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पर्टेनिंग टू इकोनॉमिकल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड इकोनॉमिक्स। कोई दिक्कत नहीं सर। अब आइए थर्ड पॉइंट, ही डिफाइन economics as the science of management of family and state। सर ही डिफाइन मतलब ये डिफाइन करता है कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो क्या करता है, मैनेजमेंट करता है फैमिली को और स्टेट को, एक पूरे स्टेट को या कोई फैमिली को करता है। फैमिली मतलब इंडिविजुअल, स्टेट मतलब सोसाइटी। इसका मतलब ये मैक्रो है और ये माइक्रो है। कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत? अब क्या होगा सर, मेजर में मैं बोला गया, इट इज एन इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ इकोनॉमिक्स हैज डेवलप्ड टुवर्ड डिसिप्लिन। इकोनॉमिक क्वेश्चंस आर ओल्ड एज अ मैनकाइंड। इट इंप्लाइज दैट pre-history man too must have to face some of these economical issues। अच्छा क्या इकोनॉमिक्स अभी नया नया है क्या?
बहुत पुराना है बेटा, प्री हिस्ट्री पीरियड से ये अकाउंट जो 15th सेंचुरी में आया था। इकोनॉमिक्स तो उससे पीछे चलता आ जा रहा है। पुराने जमाने में इतिहासकर्ता लोग जो होते थे वो भी इकोनॉमिक्स का फॉलो करते थे। इकोनॉमिक्स आज का नहीं है, बहुत पुराने जमाने से समाज के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सामाजिक विज्ञान का एक नींव को डाला गया है। और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग इक्विपमेंट्स है जो देश में कभी भी कोई भी चीज़ से प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्यूशन करने में इकोनॉमिक्स हमको मदद करता है। अब आते हैं सर प्रॉपर डेफिनेशन के ऊपर। सर सबसे पहले कौन था बेटा? एडम स्मिथ। कौन? एडम स्मिथ का डेफिनेशन एज अ वेल्थ ऑफ साइंस। इकोनॉमिक्स क्या है सर? वेल्थ ऑफ साइंस है। उसका डेफिनेशन है एडम स्मिथ क्या बोला सुनो, अ साइंस which inquiries into the nature and causes of wealth of nation। क्या बोला बेटा? किसने कहा था ये? एडम स्मिथ। ये लिखना जरूरी है, पूछेगा एज पर राइट द डिफाइन इकोनॉमिक्स एज पर एडम स्मिथ। क्या बोलोगे? एडम स्मिथ ने कहा अ साइंस, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये बुक का नाम है इसका, एग्जाम पूछेगा। एडम स्मिथ के द्वारा लिखे गए बुक का नाम क्या बेटा? ये कब लिखा था? 1776 में। ये एक बुक का नाम है, एडम स्मिथ के द्वारा लिखे गए एक बुक का नाम है। इसका नाम क्या है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये क्या है सर? बुक है। क्या है? एक किताब है जिसको छापा था किसने? एडम स्मिथ ने। कब छापा था? 1776 में। क्या था वो? क्या? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। मतलब इसने कहा कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो क्या करता है? इंक्वायरी करता है नेचर में और कारण बताता है वेल्थ ऑफ नेशन का। ठीक है, ये क्या है? इकोनॉमिक्स है। सर इसने 3 एस्पेक्ट को पढ़ा था, इसके एडम स्मिथ ने 3 एस्पेक्ट, स्टडी ऑफ वेल्थ, कॉज ऑफ वेल्थ, इकोनॉमिकल मैन। सर इसने क्या वर्ड को इग्नोर किया? क्यों इस डेफिनेशन को बोला कि सही नहीं है? इसने केवल क्या बोला? इकोनॉमिक्स क्या है सर? वेल्थ है, एक पूंजी है। क्या इकोनॉमिक्स सिर्फ पूंजी है? सर इकोनॉमिक्स इज अ वेल्थ। वी ऑल accepting that economics is a wealth, but economics is only a wealth. This is a wrong statement, because economics, the main word starting from the economics is a social science। ये सामाजिक विज्ञान है। इसमें सोसाइटी का लोग जब तक नहीं आएगा, लोग में दया की भावना नहीं आएगी, लोग में करुणा की भावना नहीं आएगी, तब तक वो इकोनॉमिक्स का चेहरा नहीं ले सकता है। तो इकोनॉमिक्स क्या है सर? सोशल साइंस है। तो ये केवल पूंजी नहीं हो सकती। क्या है ये? वेलफेयर भी है। क्या है? वेलफेयर भी है। तो टू मच इम्फेसिस ऑन मैटेरियलिस्टिक, ये मैटेरियलिस्टिक चीज को ज्यादा पकड़ लिया, मतलब केवल पैसा को पकड़ा, पैसा पैसा पैसा, खाली पैसा पकड़ना ये इकोनॉमिक्स नहीं है। अकाउंट्स में खाली पैसा पकड़ाते हैं जो फाइनेंशियल मैटेरियल कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में केवल पैसा पकड़ना गलत है। इकोनॉमिक्स क्या बोलता है? इट इज नॉट अ वेल्थ, इट इज ऑल्सो अ वेलफेयर। जहां 10 पैसा ज्यादा लग जाए, लेकिन मुझे कस्टमर को बनाना है, कस्टमर रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, ना कि मुझे यहाँ पर केवल पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है। अगर पैसा कमाना इंपॉर्टेंट हो जाए तो खराब माल बेच दो, सस्ता इसको लूट लो एक बार में, तो उससे क्या दोबारा कस्टमर आएगा? इफ यू वांट टू reconnect our customer, if you want to be gain our customer, we must be satisfied our customer with lower price, not to be cheat of that person, because if I am cheating the second time, the customer is not to be regained. If the reputation of customer is very important in the case of business, जब तक कस्टमर रिपीट नहीं हो रहा, समझिए आपका बिजनेस नहीं चल रहा। कस्टमर बहुत है वो डिपेंड नहीं है, कस्टमर रिपीट हो रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, तब समझ आएगा प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा है। तो यहाँ क्या बोला गया? इसलिए केवल क्या पकड़ा? वेल्थ को, इसने वेलफेयर को छोड़ दिया। मतलब टू मच इम्फेसिस ऑन द मैटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट, नॉट अ सोशल कॉन्सेप्ट। केवल नैरो व्यू पॉइंट, इसका सोच बहुत छोटा है। जो इसका डेफिनेशन है, इसका सोच क्या बहुत छोटा, नैरो है। वो केवल पैसा 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 देख रहा है, वेल्थ को देख रहा है, जो चीज़ गलत है। इकोनॉमिक्स केवल वेल्थ को नहीं देखता है, इससे आगे भी देखता है। फिर बोला गया सेकेंडरी प्लेस टू में, वाओ, इसने आदमी को सेकंड में रख दिया। बोला पैसा जहाँ है वहीं इकोनॉमिक्स है।
इसने वेल्थ को इतना ज़्यादा पैसे दे दिया, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया जहाँ आदमी का इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि गलत है। मैन इज अ फर्स्ट प्लेस इन केस ऑफ द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में समाज पहले है, कि सामाजिक विज्ञान है, समाज पहले होना चाहिए तब जाके कुछ और होना चाहिए। तो इसने समाज को छोड़ दिया, इसको सेकंड प्लेस पे रख दिया, कि ये गलत हो गया, इसलिए बोला ये डेफिनेशन क्या है सर, प्रॉपर सही नहीं है। फिर आते हैं सर तब तो क्या सही है सर, इसने कुछ कमी बताया, तब आगे दूसरा आदमी बोला ठीक है हम बताते हैं सही डेफिनेशन। सुनिए, ये बोलता है पॉलिटिकल इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स is a study of mankind, study of, एग्जाम पूछता है किसने डेफिनेशन दिया स्टडी ऑफ मैनकाइंड, बोलना स्टडी ऑफ मैनकाइंड डेफिनेशन कैल्फर्ड मार्शल ने दिया था। इन द ऑर्डिनरी बिजनेस of life, in the ordinary business of life, it examine that part of individual and social action which are most closely connected with the attainment and the use of better, क्योंकि सब बस याद रखना, किसने दिया, एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला बेटा, एल्फ्रेड मार्शल ने बोला कि इकोनॉमिक्स क्या है सर, वेलफेयर है। इकोनॉमिक्स क्या है, वेलफेयर है, ये कोई साइंस और कोई विज्ञान नहीं है, समाज का भला करने के ऊपर इकोनॉमिक्स के बाद आया है। तो इकोनॉमिक्स क्या है सर, वेलफेयर है, नॉट अ प्योर साइंस, इट इज अ पॉलिटिकल साइंस। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत है तो हमको क्लियर कीजिए। क्लियर, अच्छा, ये अगर चीज समझ में आपको आ गया होगा, इकोनॉमिक्स इज अ वेलफेयर। एल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा, इकोनॉमिक्स क्या है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। एल्फ्रेड मार्शल ने कहा था, किसने कहा था, एल्फ्रेड मार्शल ने। इसने क्या बोला सर, किसने क्या चीज पकड़ा, इससे पढ़ा समाज को, मतलब मैनकाइंड, लोगों का भला करना। इसने दो वर्ड याद रखिएगा, इसके डेफिनेशन में स्टडी ऑफ मैनकाइंड इंपॉर्टेंट है। क्या बोला, स्टडी ऑफ मैनकाइंड। सर लोगों, जब तक लोग नहीं आएगा, सोसाइटी में लोग नहीं होंगे, तब तक हमारा इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन नहीं प्रॉपर जा सकता। फिर थर्ड क्या हुआ सर, थर्ड किसने दिया इसके बाद, रॉबिन्सन ने। किसने, रॉबिन्सन ने क्या बोला, बेटा तू ऊपर लिखो, ये हो गया सबका, रवि उतारी बेटा, रवि सो गई, उतार दी। कुछ पॉइंट मिस हो गया, नहीं दिख रहा, ठीक है। तो पहले खाली वर्ड सुन लीजिए इंपॉर्टेंट, और जिसका वीडियो आपको डाउनलोड हो जाए तो उससे कॉपी कर लीजिएगा। हाँ, तो पहले लिखने का काम छोड़ दीजिए, आप तो देख लीजिए खाली। अब क्या बता रहा है, मैंने आपको बता रहा हूँ रॉबिन्सन की बात। किसने, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यही है बेटा, इकोनॉमिक्स is the science which studies human behavior as a relationship between and scarce means which have alternative
यूजेस। क्या बोला इसने, किसने बोला ये, रॉबिन्स ने। किसने कहा ये, रॉबिन्स ने कहा इकोनॉमिक्स साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेटा, इकोनॉमिक्स क्या है बेटा, इज अ साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर as a relationship between end and scarce means which have alternative use, which have alternative uses। इसका केवल एक यूज नहीं होना चाहिए, which have multiple of uses। if any product they have not a multiple of uses means they have not a economics। इकोनॉमिक्स में उसी को लाया जाता है जिसका क्या हो सर, मल्टीपल ऑफ यूजेस। सिंगल यूज अगर होगा तो वो इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन के प्रॉपर में नहीं आएगा। स्केर्सिटी कब आएगा सर, कमी। बोला जा रहा है इकोनॉमिक्स इज साइंस स्टडी विद द ह्यूमन बिहेवियर। मैं स्टडी करता हूं सर, इसलिए अल्फ्रेड मार्शल बात को पकड़ लिया एज अ रिलेशनशिप बिटवीन द एंड एंड स्केयर। हम जानते हैं कि हर सामान का एंड होगा, जीवन प्रतिदिन तो चलता नहीं रहेगा। हाँ, और सर स्केयर्स होना चाहिए, सनलाइट वो तो सर कॉमन बात है, उसको कोई तकलीफ ही नहीं है, उसका कोई प्राइस नहीं है क्योंकि वो एंडलेस है। और क्या है, विच यू हैव अल्टरनेटिव यूज, इसका अल्टरनेटिव यूज होता है, उसी को हम इकोनॉमिक्स के दायरे के अंदर ला सकते हैं, अदरवाइज के दायरे में नहीं आएगा। क्या इसमें समझने में कोई दिक्कत, ये वर्ड समझ में अच्छे से आया हुआ? अच्छा, अब दो छोटे से खाली इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, मुझे जरा वो समझाने दीजिए, फिर अपने अपने नेक्स्ट टॉपिक में घुसेंगे। मेरा सर एक वर्ड आपको 2 से 3 बार बता चुका हूँ, लास्ट बता रहा हूँ। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या है सर, सर माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है सर? माइक्रो इकोनॉमिक्स आर दोज ह्यूमन इकोनॉमिक्स, दोज इकोनॉमिक्स विच आर डिस्कस अबाउट द इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ कंसर्न। मतलब जो कोई इंसान के ऊपर इंसान से डिस्कस करता है, इसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। एग्जांपल, डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, दिस आर द कॉन्सेप्ट इन विच दे आर थिंकिंग अबाउट द इंडिविजुअल कंसर्न, नॉट अ सोसाइटी, नॉट अ नेशन। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स आर दोज इकोनॉमिक्स विच आर डिस्कस अबाउट द whole nation, society, not a single individual is known as a macroeconomics। क्या कोई दिक्कत नहीं सर? जब माइक्रो और मैक्रो जब क्लियर हो चुका है तब मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट टॉपिक में। देखिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में ये सारे टर्म बहुत बार आपको यूज होंगे, हम एक एक करके पढ़ाते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या बेटा, ह्यूमन वांट्स। लिख लो बेटा साइड में, ह्यूमन वांट्स क्या होता है। मैं केवल हल्का समझाऊंगा, यहाँ पर मुझे कुछ लिखवाना नहीं है। ह्यूमन वांट्स आपको पढ़ा चुका हूं मैं सर। ह्यूमन वांट्स मतलब मेरी इच्छाएं, ठीक है। ह्यूमन वांट्स का मतलब, ह्यूमन वांट्स क्या बोलोगे, डिजायर टू एनीथिंग। व्हाट इज ह्यूमन वांट्स? टू डिजायर एनीथिंग। किसी चीज को पाने की इच्छा को हम क्या बोलते हैं सर, ह्यूमन वांट्स। क्योंकि किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, हम तो क्या पढ़ाया था, वांट्स। वांट्स को तो ह्यूमन वांट बोलते हैं ना, ह्यूमन ही का वांट्स बोलेगा ना, हम किसी जानवर को तो वांट्स पढ़ाएगा नहीं, क्योंकि हम सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं, सामाजिक विज्ञान है, तो इसमें इंसान आया हुआ है, तो मेरा कौन सा वांट्स होगा, ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स क्या बोलोगे, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज हु सेटिस्फाई द वांट्स आर लिमिटेड। ह्यूमन वांट्स क्या है सर, अनलिमिटेड है, बट रिसोर्सेज जो मेरे वांट्स को सेटिस्फाइड करेंगे वो क्या है सर, लिमिटेड है। हाउ वी सेटिस्फाइड आवर अनलिमिटेड वांट्स विथ लिमिटेड रिसोर्सेज इज अ इकोनॉमिक्स, ठीक है। फिर सेकंड है सर कंजम्पशन। कंजम्पशन मतलब क्या होता है सर, दो चीज होता है, एक होता है कैपिटल गुड्स, कोई हमको समझाया खाली चीज, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमेबल गुड्स। इसमें क्या डिफरेंस है? कैन एनीवन से दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमेबल? बोलिए, थोड़ा लाउड बोलो ना। कैपिटल गुड्स हम लोग डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। अच्छा, कंज्यूमेबल गुड्स डायरेक्टली यूज हो जाएगा। परफेक्ट डेफिनेशन। कंज्यूमेबल गुड्स मतलब वो गुड जो रेडी फॉर सेल है, रेडी टू यूज है। इसके लिए मतलब नहीं मैं खाने की बात कर रहा हूँ सर। कपड़ा ये क्या है सर, कंज्यूमर गुड्स है। सर जूता कंज्यूमर गुड्स है। मोबाइल फोन कंज्यूमर गुड्स है। कोई भी सामान जो मैं डायरेक्टली लेता हूँ कंज्यूम करने के लिए, यूज करने के लिए। कंज्यूमेबल का मतलब खाना नहीं होता, यूज करना होता है। कैपिटल गुड्स मतलब वो गुड्स होता है जो मैं खरीदता हूँ जिससे कुछ बनाऊंगा और वो कंज्यूम, जैसे मशीन,
मशीन से कपड़ा बनेगा, उसको हम पहनेंगे, मशीन को हम नहीं पहनेंगे, मशीन को हम डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे। जैसे गन्ना पीसने का मशीन, गन्ना हम लोग मशीन नहीं खाएंगे, पीस के जो रस निकलेगा वो हम लोग पिएंगे। सर मिक्सर ग्राइंडर, ये क्या है सर, जो भी टूल्स है, जो भी मिक्स प्लांटर मशीनरी है, वो किसमें आएगा, कैपिटल गुड्स। और कंज्यूमेबल गुड्स मतलब इसको हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, जो हम डायरेक्टली यूज, रेडी टू यूज कर सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमेबल गुड्स। क्या कंजम्पशन का मतलब क्या होता है सर, मैं कंज्यूम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। थर्ड टॉपिक है आपका यूटिलिटी। लास्ट क्लास पूरा डिस्कस किया हूं, वीडियो में देख लीजिएगा आप। यूटिलिटी का मतलब वांट्स, सेटिस्फैक्शन, पावर ऑफ अ कमोडिटी, ऐसा कोई सामान जो मेरे वांट्स को सेटिस्फाइड कर दे। दो तरीके का यूटिलिटी होता है, टोटल यूटिलिटी, एक है मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मतलब आपको जो जो सामान चाहिए उसको मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका क्या हो जाए, टोटल यूटिलिटी आ जाएगा। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है टोटल यूटिलिटी ऑफ एन क्वांटिटी माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस 1 क्वांटिटी। मतलब सर मैंने 50 सामान यूनिट का, ये मेरा टोटल यूटिलिटी था, और ये 49 का ये है, तो एक एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ाने के लिए आपको जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, तो एक्स्ट्रा यूटिलिटी जो जनरेट हुआ उसको बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ हम सिखाया था आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट बढ़ेगा आपकी यूटिलिटी डिक्रीज होते जाएगी। क्यों? क्योंकि सर नंबर ऑफ यूनिट के बढ़ने के कारण मेरी इच्छा धीरे धीरे क्या हो जाती है, कंज्यूमेबल गुड्स है, तो अगर वो कंजम्पशन गुड्स है तब क्या होगा, जैसे नंबर ऑफ यूनिट बढ़ेगा मेरी इच्छा धीरे कम होगी, क्योंकि मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल घटने लगेगा। अगर मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल घट रहा है, इट मीन्स दैट वी आर लेस रेडी टू पे। उस सामान के लिए हम ज़्यादा रेडी पे करने, जैसे एग्जाम्पल मैं भूखा हूँ, उसमें कोई अगर वो खाने के लिए बोलेगा तो मैं उसको ज़्यादा पे कर सकता हूँ। अगर मेरा पेट भरा हुआ है, उसके बाद कोई ओवर चार्जिंग मांगेगा, मैं दूंगा क्या, नहीं दूंगा, भूख ही नहीं है, छोड़ नहीं लूंगा तो लूंगा। अगर इफ यू आर सेटिस्फाइड देन यू आर नॉट टू रेडी टू हाई पे, but if you are a very hunger then more than 5 to 10 rupees you are negligible, you can neglect, and at that time you purchase the concern because your demand is more essential compared to their price। समझ आया? तो इसको बोलते हैं यूटिलिटी। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या बेटा आपका, ये अब आते हैं सर प्रोडक्शन की तरफ। किसकी तरफ? प्रोडक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन? कैन एनीबॉडी से दैट? क्या कोई प्रोडक्शन बना सकता है? प्रोडक्शन मतलब किसी सामान को बनाना, टू प्रोड्यूस समथिंग। जनरल डेफिनेशन इज प्रोडक्शन इज दैट टू प्रोड्यूस समथिंग। किसी भी चीज को बनाने को हम क्या बोलते हैं सर? प्रोडक्शन करना। ठीक है, प्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस समथिंग। सर किसी चीज को प्रोडक्शन करने के लिए कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं? सर 4 फैक्टर। एक होता है लैंड, फिर होता है लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर मतलब ऑर्गेनाइजेशन। देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब किसी भी सामान को बनाने के लिए आपको 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। These are the 4 factors of production are very essential to produce anything. What is that? Sir, land, जमीन। सर बिना लैंड के, बिना जगह के क्या आप कोई प्रोडक्शन कर सकते हैं? मुझे आपको पढ़ाना है कि रास्ता पढ़ा, मैं रास्ता में पढ़ाऊंगा, उसके लिए एक प्लेस चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये प्लेस क्या है सर? लैंड है। विदाउट लैंड द एनी प्रोडक्ट आर नॉट टू बी प्रोड्यूस। कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए आपको क्या चाहिए सर? लैंड चाहिए। लैंड क्या है सर? लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। क्या है सर? फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। नेचर के द्वारा दिया गया फ्री में अनुदान है। क्या सब फ्री में लैंड तो मिलता नहीं है, तो भाड़ा कहाँ ले रहे हैं? रेट का दाम बढ़ता कैसे रहता है? लैंड, द वैल्यू ऑफ द लैंड वाज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीज डिपेंड अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द कंसर्न। सर बड़ा बाजार में लैंड का वैल्यू बहुत हाई है, वही तुम आसनसोल चल जाओ या तुम जो नॉर्थ 24 परगना पहुंच जाओ, वहाँ पर लैंड का वैल्यू इतना मारामारी नहीं है। जमीन वहाँ कम खाली है, इतना महंगा नहीं है। यहाँ 8,000 से भाड़ा चल रहा है स्क्वायर फीट, वहाँ 3-4-3,000 मिल जाएगा, 2,500-1,500 मिल जाएगा स्क्वायर फीट में। नहीं, डिमांड ज्यादा है बेटा, यहाँ पर लोग ज्यादा, यूज नहीं इंपॉर्टेंट है, यहाँ के लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। यहाँ कम जगह में लोग ज्यादा कर रहे हैं कि यहाँ काम ज्यादा है,
यहाँ लोग काम कर सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स है, इसका डिमांड बढ़ता है। फैसिलिटीज अच्छा है, स्कूल नजदीक में, रोड में है, तुमको भी बहुत सी सुविधा मिल जाती है, इसलिए लोग जैसे इलाके का नाम बढ़ाते हैं। तो सर लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। अच्छा अब क्या लैंड को तो बढ़ा सकते हो, तो प्रोड्यूस कर सकते हो, जितना धरती भगवान ने दिया है उसका 3/4 तो पानी है, 1/4 तुम्हारा 1/3 तुम्हारा लैंड है। जितना 30% 29% जो लैंड है, उस लैंड को ना तो इंक्रीज कर सकती हो ना तो डिक्रीज कर सकती हो, क्योंकि लैंड इज अ सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स। क्या बोलोगे? सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स, सो द रेंट वाज चार्ज व्हेन द नंबर ऑफ पीपल वाज इंक्रीजिंग। यहाँ पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, पहले जंगल इलाके में कोई रहता नहीं था, अब देखो ना पूरा एकदम जो दमदम इससे गच्छिया ऐसे पार क्यों रह रहे लोग? पहले वो जंगल इलाका था, लोग वहाँ 10 रुपये में रहना पसंद नहीं करते थे, अब देखो लाखों लाखों फ्लैट बिक रहा है वहाँ पे। मतलब कहने का मकसद क्या है, जो इलाका बैकवर्ड है, न्यू टाउन पूरा जंगल इलाका है, आज जो कितना डेवलप्ड है, अच्छा चलो वहाँ रह रहा है फ्लैट लेके। मकसद क्या है बेटा? क्योंकि जहाँ पॉपुलेशन तो बढ़ गया, जगह है नहीं, लोगों तो रहना ही होगा, लोग जंगल काट रहे, जमीन रह रहे हैं, कि डिमांड इसलिए बढ़ रहा है, जमीन कम है, आदमी ज़्यादा है। आदमी ज़्यादा है तो डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे तो पैसा बढ़ेगा। तो सर मेरे को कोई सामान को प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए? लैंड चाहिए। लैंड का सप्लाई क्या है सर? फिक्स है, इट इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। क्लियर है? लैंड के बदले में क्या देता हूँ उसको? अब किसी से मैं लैंड लेता हूँ, उसको बदले में क्या दूंगा? उसको रेंट। लैंड के बदले में क्या दूंगा? रेंट। आई एम पेइंग लैंड रेंट। लेबर क्या हो गया सर? अगर तुम कोई फैक्ट्री में सामान बना रहे हो, क्या लैंड है, जमीन है, सामान बन जाएगा? लेबर लगेगा ना। हाँ, लेबर क्या होता है सर? लेबर इज अ ह्यूमन फैक्टर्स, human factor in which the person who is engaging in the concern and they produce something. Without the human engagement, only machine cannot produce something. खाली मशीन से काम, सब मशीन से क्या हुआ? दो टेक्निक है, एक लेबर इंटेंसिव टेक्निक, एक है क्या नाम है, मशीन इंटेंसिव टेक्निक, उसको बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। क्या होता है? दो, एक होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, एक होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब क्या होता है? वो डेवलप कंट्री जिसके पैसे बहुत ज़्यादा है लेकिन लेबर कम है, अब मजदूर कम है, वर्कर कम है, तो वो क्या करते हैं? लाखों करोड़ की मशीन बैठा देते हैं, और मशीन को ऑन ऑफ करने के लिए खाली आदमी चाहिए। मतलब वो जहाँ पहले 500 वर्कर काम करते थे फैक्ट्री में, अब देखना फैक्ट्री में आते 100-200 वर्कर से ज़्यादा काम नहीं करते, क्योंकि अब सारे लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में लग जा रहे हैं, उससे क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम लग रहा है। तो लेकिन फिर भी लेबर तो लगेगा, ऐसा कोई फैक्ट्री से लेबर ना हो, सब मशीन से काम हो रहा है, सारा काम मशीन से हो रहा है, लेबर है ही नहीं, तो अपना रोबोट कर रहा है। इतना तो डेवलप कोई नहीं हो, रोबोट नहीं है, रोबोट। हम क्या बोला? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक बढ़ गया है, कैपिटल इंटेंसिव मशीन का यूज ज्यादा हो रहा है, लेकिन लेबर है उसमें, लेबर नहीं है, जीरो है, ऐसा नहीं बोलना। तो लेबर को हम क्या देते हैं? लेबर को हम लोग क्या देते हैं? वेजेस। लेबर को क्या देते हैं हम लोग? वेजेस। अच्छा लेबर क्या है बेटा? ये अच्छा लेबर का एक दो होता है, एक लेबर होता है, एक लेबरर होता है। लेबरर और लेबर का अंदर, लेबर मतलब मजदूर, लेबरर मतलब मजदूर, लेबर मतलब उसकी मजदूरी। क्या हम लेबर से लेबरर को अलग कर सकता हूँ? मैं बोल रहा हूँ आज मुझे पढ़ाने का मन नहीं, लेकिन कोई आके पढ़ा के, क्या मैं घर में रह जाऊँ पढ़ाई भी हो जाए? पॉसिबल है? लेबर ही लेबरर कर सकता है। क्या ये हो सकता है मैं बोलूँगा एक दिन में फैक्ट्री नहीं आऊँगा, कल 16 घंटा आया काम कर देगा? क्या प्रोडक्टिविटी इतना होगा? हाँ, 16 घंटा मतलब क्या मैं बोलूँगा आज मैं अपना चीज को स्टोर कर लेता हूँ और कल ही सारा एनर्जी एक साथ उगल दूंगा? हो सकता है क्या? पॉसिबल है? कभी नहीं। तो बोला लेबर मतलब होता है सर वो जो आदमी मेहनत कर रहा है, लेबरर मतलब जो इंसान जो लेबर कर रहा है। ये क्लियर है? इसके बदले में क्या देता है उसको? वेजेस। तीसरा वर्ड क्या होता है? कैपिटल। सर एक फैक्ट्री चलाने के लिए, कोई सामान को प्रोडक्शन करने के लिए आपको लैंड चाहिए? हाँ सर। लैंड की मतलब इसके बदले में क्या देते हैं? उसको रेंट देते हैं। सेकंड आपको लेबर चाहिए? हाँ सर, वर्कर चाहिए। थर्ड पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? बिना पैसा का बिजनेस चल सकता है? बिजनेस से पढ़े थे हम लोग हाई कैपिटल, क्या बिजनेस स्टडी में पढ़े थे हम लोग? पढ़े क्या पढ़े थे? हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट। रिस्क नहीं बेटा, कैपिटल ज़्यादा लगेगा कि नहीं लगे? अच्छा सर्विस करने में पैसा लगेगा, हमको किसी का काम करना है, नौकरी है, नौकरी दे, तुम हमको नौकरी देगा, पैसे भी तो मांगे क्या कि पैसा दे तो नौकरी दे देगा? पैसा तो नौकरी तो नहीं बिकता ना, मेरे को क्या काम करना है, तो मैं इससे तय करूँगा 12,000 महीना लूँगा, 15,000 महीना लूँगा, 20,000 महीना लूँगा, तय हो गया। तो इससे मैं काम करूँगा, पैसा हमको मिलेगा, क्या मेरे से पैसा मांगेगा वो? प्रोफेशन में एक स्टेबलाइजमेंट ऑफ सेंटर चाहिए, एक डॉक्टर चैम्बर चाहिए, डॉक्टर अपना काम करेंगे, तो थोड़ा कॉस्ट लगता है। बिजनेस में तो भयंकर लगता है,
बिजनेस लाओ, माल लाओ, सब कुछ लाओ तब बेचो, तो कैपिटल लगता नहीं लगता। तो लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलता है कि आपको इसके लिए बिग बैंक दे दिया, बैंक को फाइनेंस का सर्विस देगा, तो बैंक क्या मांगेगा? जो बंदा तुमको कैपिटल दे रहा है वो तुमसे क्या मांगेगा? वो तुमसे क्या डिमांड करेगा कि अगर तुम्हें से पैसा ले रहा है, पूंजी ले रहा है, तो पूंजी की वजह तो मुझे क्या देगा? ब्याज। पूंजी तो हमको मिलेगा, पूंजी का एक्स्ट्रा मुझे क्या चाहिए? ब्याज। और लास्ट वर्ड है, ये दोनों का मतलब एक ही है, ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्रेन्योर्स। सर सब कुछ क्लियर है सर, जमीन भी मिल गया, मजदूर भी मिल गया काम करने के लिए, पैसा भी मिल गया काम करने के लिए, लेकिन काम करवाने वाला कोई एक इंसान चाहिए कि नहीं चाहिए? उसको हम क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर। उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन। उसको हम बोलते हैं सब मैनेजमेंट। सब मैनेजमेंट चाहिए। सब मैनेजमेंट उसके लिए क्या मांगता है? प्रॉफिट। मैनेजमेंट क्या मांगता है? हमको प्रॉफिट में हिस्सा दो, आपके लाभ में, आपके पूंजी में मुझे हिस्सा दो। ये सब आपके क्या है? 4 फैक्टर। और ये क्या 4 फैक्टर बोलते हैं? रिटर्न है। क्या ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्लियर हुआ? किसी को भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में डाउट है तो हमको क्लियर कीजिए, नहीं है तो हम अपना आगे बढ़े। अभी कोई दिक्कत बेटा? क्लियर है आप लोग को? चलिए थैंक यू बेटा। तारा कोई ये ऑर्गेनाइजेशन कौन सा? ये स्टॉक एंड फ्लो। ये समझ में आ गया सर, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तक। अब आते हैं सर प्राइस। प्राइस क्या होता है? क्या है? क्या आपको पता सकता प्राइस के बारे में? नाम सुना ही होगा। क्या है बेटा प्राइस का मतलब? दाम। दाम का मतलब? कोई चीज को खरीदना तो उसका फिक्स प्राइस होता है ना। फिक्स प्राइस होता है। The cost of a हम thing. तो कभी तो मार के खरीदे नहीं, वो 10 बोला तो 5 देगा, 9 देगा। Cost to require something. कॉस्ट टू रिक्वायर्ड समथिंग उसको प्राइस बोलते हैं। थोड़ा सा गलत हो गया ना, आप बोलिए। सर जो कोई कमोडिटी या सर्विसेज का बनने में कितना रुपए लगा तो कॉस्ट तो बेचारा बोला ही हो जाएगा, जब उसको हम गलत बोल दे, तुमको सही बोल दे तो वो कबूल कर दे मेरा। नहीं प्राइस का मतलब होता है कि सर उस किसको बोलते हैं? नॉर्मली होता है वैल्यू। क्या बोलते हैं? वैल्यू नीचे और एक्सप्लेन होता है। प्राइस का मतलब मान लीजिए तुमने सही बोला है कि कोई सामान को बनने से रिलेटेड कॉस्ट, लेकिन उसमें प्रॉफिट भी तो जोड़ना पड़ता है। प्राइस का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, बोलते हैं ना सेलिंग प्राइस। ये कितना में बिक रहा है, इसका दाम कितना है सर। मतलब एक बार याद है ना बेटा, हर चीज को हम मेजर कर सकते हैं प्राइस में। प्राइस का मतलब उसको वैल्यूएशन करना। सर इसका दाम कितना है बोर्ड, मतलब आज अगर मैं इसको बेचने की रेडी हूँ, लोग हम इसके लिए हमको 10 रुपया, 5 रुपया या 15 रुपया या 20 रुपया 100 रुपया जो दे दे मेरे को, ये इसका प्राइस है। प्राइस का मतलब कि एनीथिंग विच आर सोल्ड एंड वी आर रिसीविंग द मनी इज नोन एज प्राइस। प्राइस का मतलब क्या दाम मुझे मिल रहा है उस सामान का, उसको हम बोलते हैं प्राइस, मतलब रुपया। क्लियर है? अगर मैं बोलूँ सर, इसके बाद आता टॉपिक में इन्फ्लेशन। क्या वर्ड है सर? इन्फ्लेशन। प्राइस समझ आया ना बेटा? मतलब वैल्यू ऑफ एनी कम्युनिटीज। अभी प्राइस और वैल्यू में बहुत बड़ा अंतर है, ये हम टॉपिक अभी डिस्कस नहीं कर रहे, हम जस्ट ओवरऑल लेके जा रहे हैं। Price का actual meaning क्या हुआ? प्राइस का मतलब हो गया किस दाम में वो बिक रहा है, सेलिंग प्राइस है बोलना। कॉस्ट प्राइस अलग, प्राइस तो प्राइस ही होता है, उसको कॉस्ट प्राइस बोल सकते हैं, सेलिंग प्राइस बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन उस सामान का कॉस्ट वहां से निकला, वहां कहीं से निकला। इन्फ्लेशन क्या वर्ड है सर? सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरा ध्यान से 5 मिनट का समय हमको दीजिएगा, बड़ा मजा है सुनने में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन का मतलब कोई भी हमको अच्छे से समझा दे हम मान जाएगा। ओ सॉरी, बोलिए इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है? कोई सजा सकता है, बताएगा? ये तो चोरी हो रहा है बेटा। इन्फ्लेशन मतलब बताने बोला, चोरी करने नहीं बोला। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? आप भी 5 मिनट हाँ जी। आप भी 5 मिनट में हम लोग बताएं। इन्फ्लेशन को हिंदी में हम बोलते हैं महंगाई। इन्फ्लेशन का मतलब होता है सर्टेन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटी। किसी बंदे ने ये वर्ड यूज नहीं किया था। एक वर्ड याद रखिएगा, कोई चीज महंगा है, एग्जांपल देता हूं, एसी का दाम 50,000 रुपया है, क्या ये इन्फ्लेशन है?
50,000 रुपया एसी। अब बोलती है इन्फ्लेशन नहीं है। इन्फ्लेशन नहीं है ये, है कि नहीं है? है सब हाँ, ये इन्फ्लेशन नहीं है। कारण सर 50,000 रुपया एसी का पहले भी दाम था, अभी भी दाम है, वो कोई इन्फ्लेशन नहीं हुआ। प्राइस लेवल इंक्रीज होगा तभी इन्फ्लेशन। सर ये सामान महंगा है। अगर हम बात बोले हाँ कि हमें गाड़ी ले रहा है जो बुलेट है 1,40,000, क्या बात है सर, 1,40,000 कितना महंगाई आ गया। अरे भैया उतनी था 2.5 लाख, देख ले सही बता रहा 2.5 लाख। सर एप्पल फोन 14 प्रो मैक्स जो आ गया 1,40,000 का, क्या महंगाई है? नहीं, इसमें वर्जन इंक्रीज हुआ है तो कॉस्ट इतना आया है, ये इन्फ्लेशन नहीं है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि सर एसेंशियल और एनी कमोडिटी, नॉट अ एसेंशियल कमोडिटी, एनी कमोडिटी प्राइस इंक्रीजिंग एज कंपेयर टू द प्रीवियस प्राइस। पिछले प्राइस से प्राइस धीरे 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 बढ़ते जा रहा है। सर क्या मैं एसी, फ्रिज, क्या मैं कूलर इसको देख के इन्फ्लेशन बोलूंगा? कभी नहीं। केवल नॉर्मल गुड्स देखना, रोटी कपड़ा मकान। सर खाने को चावल वो महंगा हो रहा है तब बोलना है इन्फ्लेशन, क्योंकि वो मेन जो इकोनॉमिक्स में बंदा है वो कौन है? मिडिल क्लास है। वहाँ पर हमको एसी नहीं देखना है, हमको क्या चाहिए? लग्जरियस गुड्स नहीं, नॉर्मल और नेसेसरी गुड्स। अगर एसेंशियल कमोडिटी का दाम बढ़ते जा रहा है, महंगाई था, तेल का दाम बढ़ना इन्फ्लेशन, क्योंकि तेल का दाम बढ़ने से हाँ सर ट्रक का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, उससे क्या जो बाहर से सामान आ रहा है यहाँ पर उसके ऊपर कॉस्ट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। हमारा एसेंशियल कमोडिटी जब वेजिटेबल, फ्रूट्स, हाँ पल्सेस, राइस, वीट, ये सब का दाम अगर महंगा हो, प्रीवियस प्राइस से प्राइस इंक्रीज हो, इन्फ्लेशन बनेंगे। सर एसी को आप बोले एसी हो सकता है, हाँ सर पहले मान लो एसी 30,000 का था, अब एसी 50,000 का हो गया, तब बोलूंगा इन्फ्लेशन है। कोई भी पर्टिकुलर एसी का। और सर इन्फ्लेशन होता है, हर साल इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन का रेट कैसा होगा ये डिपेंड है। अगर रेट धीरे धीरे बढ़ रहा है तो सर ठीक है, स्टैगफ्लेशन है, धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। लेकिन सर अगर बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सर ये बहुत खतरनाक है। इन्फ्लेशन होना जरूरी है लेकिन बहुत तेजी से होना अच्छा नहीं है। सर महंगाई तो बढ़ता ही है, इतना तेजी से बढ़ना रिस्की है। सर इन्फ्लेशन होने का 2 कारण है, कौन सा है? एक है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, एक है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्या इस 2 वर्ड का मतलब कोई हमको बता पाएगा? सर महंगाई होने का केवल 2 कारण है। कोई तुमसे पूछे इन्फ्लेशन के बारे में, टॉपिक खत्म है। ये बहुत बड़ा टॉपिक था, मैंने 2 मिनट में खत्म किया। एग्जाम में 2 ही क्वेश्चन पूछेगा। व्हाट इज इन्फ्लेशन? बोला जनरली इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटी एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर इज नोन एज इन्फ्लेशन। प्रीवियस ईयर से प्राइस धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, हाँ इसको इन्फ्लेशन बोले। सर डिफ्लेशन, प्राइस वाज डिक्लाइनिंग एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर फॉर एसेंशियल कमोडिटी इज नोन एज डिफ्लेशन। सर महंगाई होने का 2 कारण है, एक कॉस्ट पुश, डिमांड पुल। कभी कोई उसमें गए होगे, शीशा दिखा था पुश एंड पुल। पुश मतलब धक्का दो, पुल मतलब टानो। सर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है और डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, ये नाम ही बता रहा, बताइए बोलिए ना। डिमांड पुल इन्फ्लेशन आपका वो हो जाएगा जिस सामान का डिमांड ज्यादा है, जिस सामान का डिमांड ज्यादा है तो उस हिसाब से डिमांड की वजह से वो मैं एकदम सही, ये वर्ड लेना चाहिए, एक सही बोला ये। डिमांड के कारण उस सामान का दाम महंगा हो रहा है। सर दाम इन्फ्लेशन हो रहा है, इन्फ्लेशन तो पहले बोल दिया मैंने कि सामान दाम महंगा क्यों हो रहा है। दुकान में आप पूछो काहे महंगा किए, वो क्या बोलेगा? अरे इतना डिमांड है, तुम मतलब कोई और ले लेगा। मतलब अगर मान लो किसी एक फ्लैट है, उसका डिमांड ज़्यादा हो रहा है, लोग ज़्यादा मांग कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा? अपना दाम महंगा कर देगा। मेरे ही पकड़ लो, मेरे पास टाइम लिमिटेड है, आपको बंदा बोला सर मैं आपको 10,000 बना देता हूँ, मैं घर आ जाइए, फटाक से चल जाएगा। हाँ उसको बोला 15,000 देते हैं, वो 10,000 छोड़ 15 भाग जाएगा। डिमांड पुल, अगर मेरा डिमांड ज़्यादा, मैं पूरा पैक हूँ, अगर मैं फुल पैक्ड हूँ, हाँ तब कोई एक एक्स्ट्रा बंदा अगर बोलेगा मुझे पढ़ना, तो क्या बोला? दाम बढ़ा के बोलूँगा। क्योंकि क्या इन्फ्लेशन क्यों आया सर इतना महंगा? ऐसा ट्यूशन लाइन खुद देखो बेटा, आज से 5 साल 7 साल पहले कितना कम दाम था ट्यूशन लाइन का। लोग 400 500 800 पढ़ते थे, स्कूल फीस था 220 रुपये, 220 रुपये स्कूल फीस। हम मेरे वक्त पे था 700 500 में ट्यूशन फीस था। आज का बस्ता देखो, स्कूल 2,000 रुपया, 2,500 3,000 3,500 ले रहा है। कारण सर डिमांड पुल, सारे बच्चों का एजुकेशन मैंडेटरी हो चुका है, सब प्राइवेट पढ़ना चाह रहे हैं और गार्जियन भी एजुकेशन को ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि एसेंशियल में आ चुका है। रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन,
जब एसेंशियल में आ चुका है तो लोग इसके ऊपर पैसा खर्च करने में सोचते भी नहीं है। जरूरी है करने के लिए, क्योंकि सोसाइटी में जॉब पाने के लिए अच्छा अच्छा काम करने के लिए आपको एजुकेशन जरूरी है, तो इसके लिए पैसा कोई नहीं देख रहा। तो ये क्या डिमांड पुल, ये जो प्राइस बढ़ रहा है कारण क्या बेटा, डिमांड। लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हो सामान का, वो सामान का शॉर्टेज है मार्केट में। सब देखा एक सेकंड, आईफोन प्रो मैक्स आया, 14 प्रो मैक्स आया, आते सोल्ड, वाह, मतलब प्रोडक्शन हुआ 1 लाख प्रोडक्ट, मार्केट में प्रोडक्ट गायब। अब क्या होगा, ब्लैक में बिकेगा। सर टाटा एपीआई का टिकट ओ सोल्ड आउट, 750 का टिकट 7,000 में बिक रहा है, 800 का ये बिक रहा है, 12,000 में बिक रहा है। क्या हालत है सर, किस लिए, डिमांड पुल। क्या रीजन है, कॉस्ट तो 750 था, ये डिमांड पुल है। सर डिमांड ज्यादा है, तुम मना कर वो रेडी है, वो मना कर वो रेडी है, कोई ना कोई तो रेडी है ही मेरे पास, मेरा प्रोडक्ट बिक जाएगा। और वहीं तुम मना कर नहीं लेंगे और 2.5 महीने दे, 3.5 महीने का मैच है, उसका बॉडी ठंडा हो जाएगा कि 750 कॉस्ट लग चुका है। अब अगर नहीं बिका तो टिकट नुकसान 750, तो वो 850 भेज देगा, 700 भेज देगा, 600 भेज देगा। तुम टाइम पे नजदीक आ जाए, जब उसका टिकट बच गया उसके हाथ में, हाँ तो जल्दी भेज देगा। ये क्या है सर, डिमांड पुल, मतलब डिमांड ज्यादा होगा तो प्राइस बहुत हाई, डिमांड कम है तो प्राइस लो। तो डिमांड के कारण अगर प्राइस बढ़ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सर दूसरा बता दीजिए, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। थोड़ा सा दिमाग यूज करना, आराम से बता दूंगा, बहुत सिंपल, एकदम सही। इस सामान को बनाने का कॉस्ट, एग्जांपल अभी सर गैस का दाम महंगा हुआ, रोल वाले ने 5,000 बढ़ा दिया, पास्ता वाले ने बढ़ा दिया, सब क्यों, क्या बोलते हैं, क्या बोले सर 900 रुपया का गैस था 1200 हो गया, 1400 हो गया, रोता बैठ के, हाँ दाम बढ़ा दिया बैठ के सब चीज का। सर जो सामान बनाने का इंग्रेडिएंट का होता है, पहले उसको 900 गैस आता था तो उसका कॉस्ट कम पड़ता था, अब वही चीज गैस उसको मिल रहा है 1400 में, तो बाकी 600 रुपया रिकवर कहाँ से करेगा, सामान की कॉस्ट जोड़ेगा कि नहीं जोड़ेगा, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, रेंट का सब खर्चा जोड़ेगा, सब कुछ अपना प्रॉफिट जोड़ेगा, तब जाकर बेचेगा ना वो। मुनाफा नहीं हो तो बेचेगा, दुकान बंद कर देगा, वो घर से लगा बेचेगा वो नहीं ना। तो सामान का दाम महंगा हो रहा है, इसके कारण से क्या हो रहा है सर, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अभी के समय में क्या हालत चल रहा है सर, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कि सामान का दाम महंगा है इसलिए सामान का क्या हो रहा है सर, धीरे धीरे प्राइस का दाम बढ़ रहा है, तो बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्या कोई दिक्कत इन्फ्लेशन में, बोले इन्फ्लेशन क्लियर हुआ लोगों को कि कोई दिक्कत है, बता दीजिए। मेरे हिसाब से इन्फ्लेशन आप लोग का क्लियर है। देखिए बेटा, वैल्यू का मतलब होता है, देखो प्राइस का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। कोई तुमसे अगर प्राइस पूछे, बोलना है सेलिंग प्राइस, किस दाम में सामान बिक रहा है। वैल्यू का मतलब होता है कॉस्ट, उस सामान का वैल्यू कितना है, मतलब उस सामान का दाम कितना है, उसका कॉस्ट कितना है, क्या उसका एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वैल्यू। वैल्यू मतलब सारे कॉस्ट जोड़ दो, किस दाम में वो अभी रेडी है। हाँ बोलता ना, ये 50,000 का सामान है, इसका वैल्यू 50,000 है, मतलब वैल्यू। वैल्यू मतलब सामान का टोटल कॉस्ट कितना है, इसको बोलते हैं वैल्यू। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा टॉपिक इसका नाम क्या है, मार्केट। आइए जरा पढ़ते हैं मार्केट।